नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे शो हाई फ्लायर्स में एक बार फिर स्वागत है। मैं सुनील मुदगल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस शो के माध्यम से हम उन प्रगतिशील स्मॉल और मिड साइज कंपनीज को प्रमोट करना चाहते हैं जिनके मैनेजमेंट के विजन, इनोवेशन और कड़ी मेहनत की बदौलत आज वे अपार सफलता प्राप्त कर रही हैं और अपने सेक्टर में अलग पहचान बना रही हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मोदी सरकार ने 2024 तक इंडियन इकोनॉमी की साइज $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्ति और देश की तेज प्रगति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ही सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विकास के नए अवसर मिल रहे हैं और विजनरी मैनेजमेंट वाली कंपनियां इन अवसरों का लाभ उठाते हुए तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। इसी क्रम में आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सेक्टर की एक तेजी से उभरती कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। इस कंपनी का नाम है ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इस शो में आज हमारे साथ ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज के चेयरमैन श्री पांडुरंग जी दंडवते हैं। दंडवते जी के साथ चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको इंफ्रा कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। एक तो इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है। दूसरे, इस बिज़नेस के लिए एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही इसमें हाई स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण यह हाई मार्जिन का भी बिज़नेस है और सरकार के साथ काम करने के कारण पेमेंट की श्योरिटी होती है। आइए हम श्री पांडुरंग दंडवते जी से चर्चा शुरू करते हैं और 17 साल पुरानी इस कंपनी की विकास यात्रा और भावी योजनाओं के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। दंडवते जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप हमें, हमारे दर्शकों को ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज की आज तक की जर्नी के बारे में बताइए। उसके बाद हम कुछ सवाल करना चाहेंगे आपसे। Dhruva Consultancy Services Private Limited was started by myself as a family business after taking a VRS from Government of Maharashtra PWD. Last posting was MSRDC. ये बिज़नेस मैंने शुरू किया था इनिशियली जस्ट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन एंड अराउंड मुंबई, जब फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवेज एंड बांद्रा वर्ली सीलिंग का काम बहुत तेज़ चल रहा था और कंसल्टेंसी का कंसेप्ट नया नया आया था। तो पहले 3-4 साल मैं छोटे मोटे काम करते रहा। बेसिकली क्वालिफिकेशन इतने नहीं थे, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल, तो जो भी काम मिलता रहा मैं करता रहा। आफ्टर 4-5 years I got one good opportunity to work with one foreign firm. It's a Malaysian firm called Plus Expressway Berhad, Kuala Lumpur, wherein they got work of Shield Kalyan Bhiwandi Fata 4 laning on BOT basis. वहाँ उन्होंने मुझे फर्स्ट काम दिया PMC का फ्रॉम देयर साइड, फ्रॉम कंसेशनरी साइड। वहाँ से जो फिर हमारा जर्नी शुरू हो गया वो आज तक रुका नहीं है। 10 साल जब हमारे कंपनी के कंप्लीट हो गए तो वी गॉट आवर सेल्फ एम्पैनल्ड इन नेशनल हाईवेज फॉर मीडियम साइज वर्क्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के छोटे मोटे काम या कॉरपोरेशन से MSRDC के काम चल ही रहे थे। लेकिन एक बड़ा माइलस्टोन हो गया जब हमारी एम्पैनलमेंट हो गई। देन we got empaneled somewhere in 2013 और 2014 के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आ गया और वो बूम या जो वेव है वो वेव के ऊपर हम सवार हो गए और 2014 से लेके आज तक हमारा जर्नी अपवर्ड ही रहा है। 10 करोड़ का टर्नओवर था 2014 में, जो आज टर्नओवर लगभग 60 करोड़ के आसपास पहुंच गया इन ए पीरियड ऑफ 6-7 years। सेकेंडली, वी आर नाउ वर्किंग इन दिस आवर ओन्ड ऑफिस about 10,000 square feet area. Our manpower is today 400 plus. Our presence initially was in and around Mumbai, max to max in Maharashtra. Now we are working in 22 states of India and now we are pan-India company. So this is the journey of the company thanks to the well-planned Bharatmala Pariyojana and other schemes of national highways. सर जी, अपने बिजनेस में हाई स्किल्ड मैन पावर और एक्सपीरियंस टीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे दर्शकों को इनके बारे में कुछ बताइए।
देखो, ये कंसल्टेंसी का बिजनेस है, ये बिजनेस इटसेल्फ इज़ बेस्ड ऑन द क्वालिटी मैन पावर। हमने जब शुरुआत की करियर की, एज आई टोल्ड, मैं गवर्नमेंट बैकग्राउंड से था और ये कंसल्टेंसी का शुरुआत का या इंफ्रास्ट्रक्चर का हाईवे का जो फील्ड था उसमें एक्सपीरियंस पर्सन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि हमारा जो टीम बनेगा, मैनेजमेंट टीम की प्रोफेशनल्स और नीचे का, वो एक मिक्सचर होगा, कॉम्बिनेशन होगा, जो प्राइवेट फील्ड से आएंगे लोग विथ स्किल्स, जिसे हम बोलते हैं जो कंप्यूटर स्किल्स सादी लैंग्वेज में, और एक गवर्नमेंट से आएगा की प्रोफेशनल का मैन पावर जिसके पास एक्सपीरियंस होगा और जिसके पास खुद का नेटवर्क होगा कि ताकि जाके उनके रिलेशन से भी हमें काम भी पुश कर सके और नए काम भी मिल सके। तो मेरा ये ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन है, 50-50% है। 50% सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लेके ऑफिसर हमारे यहाँ ज्वाइन होते हैं, क्योंकि मैं खुद सरकारी ऑफिसर था पहले, तो वो ऑटोमेटिकली एक कंफर्ट लेवल बन जाता है उनके लिए। और ये जो मेरा बिजनेस मॉडल है कंसल्टेंसी में, इंडिया में या इवन ऑल ओवर वर्ल्ड, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आइडियल कॉम्बिनेशन है। प्राइवेट सेक्टर के जो आते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने किया है यंगस्टर्स एंड सीनियर्स। तो बिलो 40 जो लोग हैं उनके पास एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहती है, बहुत हाई रहती है। तो साइट के लिए या हार्डवर्क्स के लिए मैंने वो लोग ज़्यादा हायर करके रखे हैं नंबर्स में, और उनके ऊपर जो सीनियर्स रखे हैं दे आर एक्सपीरियंस, तो उनका ज़्यादा काम होता है वो एक्सपीरियंस से होता है। मैनेजमेंट टीम में जो डे टू डे मैनेजमेंट देखते हैं उसमें तन्वी है, शी इज़ अ बी सिविल फ्रॉम MIT पुणे। शी इज़ हेडिंग द कंपनी एज ए MD, और उनके साथ जो टीम है उसमें संदीप है जो बिजनेस डेवलपमेंट देखता है, मिलिंद कुलकर्णी है जो वेल एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट से VRS लेके आए हैं, वो पूरा कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स के वो जो टेक्निकल मैटर्स है वो देखते हैं। इसके सिवा हमने NHI से बहुत ही सीनियर लोग जो रिटायर हो चुके थे उनको ले लिया है। मिस्टर आप्टे, उनका 10-12 साल का NHI का एक्सपीरियंस है। उसके सिवा हमारे पास रिटायर चीफ इंजीनियर्स है PWD के और मिनिस्ट्री के। एक श्रीमाल सर है जो मंत्रालय में स्टेट गवर्नमेंट में PWD में काम कर चुके हैं। उसके सिवा देवधर साहब है जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, चीफ इंजीनियर थे PWD और MSRDC में। और ऐसे 2-3 की प्रोफेशनल्स है जो हमारा पूरा का पूरा आई कैन से डे टू डे लाइजनिंग का काम है वो देखते हैं। सर, अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और किस किस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है? जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, मेन हमारा कोर सेक्टर है ऑफ कोर्स हाईवे सेक्टर, और ज़्यादातर के रेवेन्यू हमारा हाईवे सेक्टर से ही, रास्ते के काम से ही आता है। पहले ज़माने में सब काम गवर्नमेंट खुद करती थी, जिसमें उन्होंने अपने यहाँ जूनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर लगा के रखे थे। लेकिन जैसा प्राइवेटाइजेशन आ गया ये बिजनेस में या ये सेक्टर में, तब उन्होंने कंसल्टेंसी कंसेप्ट लाया। ये कंसल्टेंसी कंसेप्ट यूरोप अमेरिका से आया है कि सुपरविजन ऑफ द वर्क एंड डिज़ाइन ऑफ द वर्क जो भी है वो बाहर के एजेंसी से करवाया जाए। तो ये कंसल्टेंसी का कंसेप्ट वहाँ से आया, और अभी इंडिया में लगभग 20 साल हो गए ये स्टेबलाइज हो गया है। हमारे बिजनेस में 3 टाइप्स के वर्क्स होते हैं। पहला जो इनिशियल काम हमारा जो होता है वो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कोई भी संकल्पना जब करता है गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकिंग पीपल, तो वो संकल्पना को प्रत्यक्ष ज़मीन पे लाने के लिए प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाना पड़ता है, जिसमें इंजीनियरिंग सर्वे आता है, ड्राइंग आता है, डिज़ाइन आता है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन आता है, ट्रैफिक सर्वे आता है। ये सब करने के लिए वो कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं बाय वे ऑफ टेंडर प्रोसेस। इसे बोलते हैं हम DPR। ये पार्ट 1 हो गया बिजनेस का। पार्ट 2 बिजनेस का जो हो गया वो है सुपरविजन ऑफ द वर्क्स। अभी काम 2 टाइप के होते हैं। एक काम होता है जो गवर्नमेंट फंडेड, जिसे हम EPC वर्क बोलते हैं, और दूसरा काम होता है BOT या PPP जो टोल बेस या एन्युटी बेस पेमेंट्स रहते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर या कंसेशनरी को खुद का पैसा लगाना पड़ता है और बाद में उसका रिकवरी टोल से होता है। तो
पहला टाइप जो होता है जिसमें हम सुपरविजन करते हैं उसको हमारे यहाँ नाम दिया गया है अथॉरिटी इंजीनियर, और दूसरे इसमें बोला गया है इंडिपेंडेंट इंजीनियर। काम का स्वरूप लगभग सेम ही है, लेकिन बिजनेस में हमारा 80% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द सुपरविजन ऑफ द वर्क्स कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स और 20% इज कमिंग फ्रॉम द डीपीआर एंड अदर रिलेटेड वर्क्स। हाईवे सेक्टर छोड़ के हमने 3-4 सेक्टर्स टच किए हैं, थोड़ा बहुत हमने सक्सेस भी पाया है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। जैसे आर्किटेक्चर है, स्मार्ट सिटीज़ है, और उसके सिवा पोर्ट में है हम, ये 3 सेक्टर है। और हम थोड़ा बहुत कोशिश अब कर रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सोलार में भी हम एंट्री कर पाए। तो ये मोटा मोटी हमारा बिजनेस मॉडल है। सर, हमारी कंपनी ज़्यादातर इंफ्रा प्रोजेक्ट में काम कर रही है। इसमें टेंडरिंग का प्रोसेस होता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड। उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, गवर्नमेंट्स में आप सब लोगों को मालूम होगा कि एवरी वर्क 10 लाख रुपए के ऊपर का कोई भी काम होगा वो पब्लिक टेंडर प्रोसेस से ही होता है। अभी कॉन्ट्रैक्टर का जो टेंडर होता है उसमें एक पार्ट होता है एलिजिबिलिटी। अगर कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल हो गया, पास हो गया, तो उसका फाइनेंशियल बिड खोलते हैं, और फाइनेंशियल बिड खोलने के बाद जो लोएस्ट आता है उसे काम देते हैं। लेकिन कंसल्टेंसी में ऐसा नहीं है। इसका मैं पहले रीज़न बताता हूँ कि कंसल्टेंसी जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट होता है या बजट होता है, उसमें कंसल्टेंसी का जो है हार्डली 3 या 4%, मैक्स टू मैक्स 5%, 5% कंसल्टेंसी चार्जेस मैक्सिमम होते हैं, सब मिला के डीपीआर, सुपरविजन, उसके बाद मेंटेनेंस वगैरह। इसीलिए यहाँ पॉलिसी ऐसी रखी गई है कि यहाँ क्वालिटी को ज़्यादा महत्व दिया गया है फाइनेंशियल्स के बजाय। क्वालिटी में उन्होंने क्या किया है कि जो हम टेक्निकल सबमिशन करते हैं वो पहले वो स्क्रूटिनाइज करते हैं, 80% उसको वेटेज दिया जाता है, और जब हम हमारा टेक्निकल स्कोर वो टेक्निकल स्क्रूटिनी कंप्लीट होता है और टेक्निकल स्कोर वो डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल बिड खोला जाता है। अभी इसमें ब्यूटी है हमारे बिजनेस की, 80% टेक्निकल वेटेज दिया जाता है और 20% फाइनेंशियल। तो मैं अगर फाइनेंशियली लोएस्ट नहीं भी रहा तो भी मुझे ये काम मिल सकता है अगर मैं टेक्निकली हायर हूँ। साधा एक सिंपल लैंग्वेज में दर्शकों के लिए मैं समझाता हूँ कि मुझे 90 मार्क मिले और मेरा कॉम्पिटिटर है उसको 85 मार्क मिले, 2 नंबर पे वो है, 1 नंबर पे मैं है टेक्निकल। उसके बाद हमारे फाइनेंशियल बिड खोले गए, मेरे कॉम्पिटिटर का फाइनेंशियल बिड 4 करोड़ है और मेरा फाइनेंशियल बिड 5 करोड़ है, तो वो जो डिफरेंस है उसको 20% वेटेज देके कैलकुलेट करते हो और 80% फैक्टर लगाते हैं मेरे 90 मार्क को और उसके 85 मार्क को। टोटलिटी में देखा जाए तो मुझे ये काम मिलता है 1 करोड़ ऊपर होने के बावजूद भी, बिकॉज मेरा टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल स्कोर इकट्ठा करके मैं हाईएस्ट आता हूँ। ये हमारा पिक्युलर मॉडल है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स में भी यही मॉडल यूज़फुल होता है। अभी जैसे मैंने बोला कि 2014-15 से हमने बिडिंग नेशनल हाईवेज में शुरू कर दिया, तब मेरा स्कोर बनता था 85। तब मुझे काम मिलते थे लेकिन बहुत लो रेट पे मिलते थे और बहुत कम मिलते थे। देन 16-17, 17-18, 18-19 तक मेरा स्कोर 90 चला गया। तभी मुझे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के काम मिलने लगे और काम मिलने की संख्या भी बढ़ गई। आप हमारा वर्क ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑर्डर बुक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी हमारा 19-20 में टेक्निकल स्कोर हम 95 तक पहुंच गए। अभी मैक्सिमम इंडिया में स्कोर बनाने वाली कंपनियां हैं 96-97। तो अभी हम इंडिया के टॉप 5 में, जिसे बिग 5 बोलते हैं, उसमें आ गए हैं टेक्निकल स्ट्रेंथ की वजह से। इसके लिए हमारा काम मिलने की जो संख्या है वो अगले 5 साल में ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल होने की संभावना है। सर, सबसे पहले तो अपने बिजनेस में कितने प्लेयर्स हैं और नए प्लेयर्स के लिए एंट्री बैरियर्स क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने मेन कॉम्पिटिटर कौन कौन है? देखो, इसमें 2-3 टाइप के पहले काम ले लेंगे हम। जैसे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर ये काम डिपेंड रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के जो नॉर्मल काम रहते हैं या कॉरपोरेशंस के काम रहते हैं वो 100-200 करोड़ के लिए रहते हैं, उसमें छोटे छोटे प्लेयर रहते हैं। नेशनल हाईवे में काम करने के लिए किसी भी कंसल्टेंट को आने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस और मेहनत की ज़रूरत है। अभी मैं अगर कॉम्पिटिटर के नाम ले लूँ तो नाम लेने के लिए भी मुझे सोचना पड़ रहा है।
जैसे कि दिल्ली स्थित 2-3 कंपनियां हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े प्लेयर है जैसे लुइस बर्जर ग्रुप है, एईकॉम एशिया है, ये सब मल्टीनेशनल लोग हैं जिसके साथ अभी ध्रुव भी जुड़ चुका है। ये टॉप के 5-6-7 लोग हैं। उसके बाद साउथ में कुछ बेस रहने वाली आरवी या आर्टिफैक्ट जैसी कंपनियां हैं। जैसे मैंने ब्रिक बाय ब्रिक या स्टेप बाय स्टेप मैंने मेरे कंपनी की प्रगति की, उनको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसी बड़े कंपनी, जैसे मैं अभी बड़े 5 में हूँ, तो मेरे साथ किसी को जुड़ना पड़ेगा एज ए एसोसिएट और एज ए जॉइंट वेंचर। बहुत सारे सिचुएशन में जॉइंट वेंचर में भी वो कंपनियां क्वालिफाई नहीं होती, तो कभी कभी ओनली एसोसिएट बोल के लेना पड़ता है। वो एसोसिएट के लिए कोई वैल्यू नहीं रहता है। वो जैसे क्रिकेट में 12वां खिलाड़ी रहता है, वो उसी टाइप का उसका रोल रहता है, लेकिन उसको कंप्लीट प्रोजेक्ट होने के बाद 25% एलिजिबिलिटी बनती है। ऐसा ब्रिक बाय ब्रिक करके आज किसी ने अगर ये शुरू किया तो उसको आज की तारीख में कंपटीशन देख के कम से कम 20 साल लगेंगे हमारे लेवल पे आने के लिए। इन शॉर्ट, ये जो कंपटीशन लिमिटेड है ये 10-12 लोगों में ही है। ये हमारा क्वालिटी सर्विस वाला सेक्टर है। हम गवर्नमेंट के हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। कभी किसी कंसल्टेंट के पास साथ गलती हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई तो गवर्नमेंट आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, पहले भी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन डर रहता है हमेशा हर एक कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्टिंग का या बैंक गारंटी एनकैशमेंट का। ध्रुव का स्पेशलिटी ऐसा है कि हमारा बहुत सारा लोग जो है वो सरकारी सेवा से बाहर आ चुके हैं, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं। तो आज तक हमारे 16 साल के रिकॉर्ड में एक भी हमें बुरी चिट्ठी भी नहीं आई है गवर्नमेंट से। ब्लैक लिस्टिंग का तो सवाल ही नहीं है और बैंक गारंटी एनकैशमेंट कभी भी नहीं हुए। तो अकॉर्डिंग टू मी, ध्रुव इज द ओनली कंपनी इन इंडिया हैविंग सच अ नीट, स्ट्रेट एंड फाइन रिकॉर्ड। सर, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है जो इंडस्ट्री में आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाती है? देखो, पहले तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी की मेन स्ट्रेंथ है मैन पावर, क्वालिटी मैन पावर। अभी क्वालिटी मैन पावर मिलने के लिए कंपटीशन बहुत तगड़ी है, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा है, उतनी क्वालिटी मैन पावर मार्केट में नहीं है। तो मैंने एक सिंपल फार्मूला अडॉप्ट किया है। मैं अगर डिपार्टमेंट में आज रहता तो चीफ इंजीनियर या सेक्रेटरी लेवल पे रहता था। इन शॉर्ट, मेरे जो कलीग्स है, क्लासमेट्स है, बैचमेट्स है, वो सब लोग आज अच्छे पोजीशन पे है जो 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं। वो सब लोगों को एक हमने ऐसा कॉन्फिडेंस दे रखा है कि आपको रिटायरमेंट के बाद हमारी कंपनी जो है वो आपकी सर्विसेज ले लेंगी। जैसे कि पहले के ज़माने में 55 या 60 साल में लोग प्रैक्टिकली बिजनेस से या कामकाज से आउट होकर रियली रिटायर लाइफ एंजॉय करते थे। अभी हमारी फाइनेंशियल फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो गई है, फैमिली शॉर्ट हो गई है कि लोग 70 साल तक काम करना चाहते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद हमने वो बहुत बड़ा जो यू कैन से मार्केट है मैन पावर का, वो पूरा का पूरा टैप करके रखा है। हमारी कंपनी का एक हिडन स्ट्रेंथ ऐसा है कि हमारी कंपनी को लोग गवर्नमेंट्स में जो सर्विस में है वो सेकंड होम आफ्टर रिटायरमेंट देखते हैं। इसीलिए आज मेरी 35 to 40% ऑफ द सीनियर मैन पावर है पीडब्ल्यूडी से या एनएचआई या मिनिस्ट्री से रिटायर हो गए लोग हैं। अभी इससे काम नहीं चलता है। सबसे बड़ा ये जो है आपके कंपनी का परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस गिना जाता है, देखा जाता है जो आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उसके ऊपर। जैसे कि शुरुआत में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का एक हमने डीपीआर बनाया था कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का, जो मिसिंग लिंक फ्रॉम मुंबई टू पुणे है। वो डीपीआर हमने 2012-13 में शुरू किया, 15-16 में कंप्लीट किया। मुझे कहने में खुशी है कि वो डीपीआर के ऊपर आज ग्राउंड पे काम चल रहा है। ये काम ऐसा चल रहा है कि जैसे हमने डीपीआर बनाया वो ट्रूली रिकॉग्नाइज हो रहा है। ये जब मिसिंग लिंक बनेगी जो महाराष्ट्र की या शायद इंडिया की सबसे लंबी टनल होगी 8 किलोमीटर की, जो लोनावाला लेक के नीचे से जाएगी, ये कंप्लीट होने के बाद पूरा का पूरा एक्सप्रेस हाईवे मुंबई टू पुणे 12 से 15 मिनट का टाइम डिस्टेंस सेविंग हो जाएगा और 25 से 30 मिनट का टाइम सेविंग हो जाएगा। ये जो हमने जो डीपीआर बनाया इसमें हमने क्वालिटी के लोग लगाए थे, इसलिए ये डीपीआर हमारा अच्छा बन पाया। दूसरा है कि हमारे यहाँ हमने एक क्वालिटी का एक यू कैन से विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें हमारा पैशन है, हमारे लोगों का, हमारे कंपनी का पैशन है कि
सर्व बेस्ट फॉर द कंट्री, सबसे अच्छा जो है वो करके दिखाओ। भले हम टॉप में नहीं रहे, लेकिन जितना हमसे अच्छा हो सका वो करके दिखाओ। एक एग्जांपल मैं देता हूँ सावित्री ब्रिज का। ये सावित्री ब्रिज मुंबई गोवा रोड पे है, महाड़ के नज़दीक। ये अगस्त 2016 में एक बहुत बड़ा हादसा होकर पुराना ब्रिटिश ज़माने का ब्रिज कोलैप्स हो गया था, और कोलैप्स होने के बाद वहाँ 40-45 लोगों की डेथ हो गई थी। 2 ST स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, 4-5 कारें बह गई थी, और पूरा ट्रैफिक का कियोस्क हो चुका था। तो द देन मिनिस्टर हु इज़ आल्सो नाउ मिनिस्टर ऑफ हाईवे इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको बोला गया था कि भाई इतना नेग्लिजेंस कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला था कि भाई नेग्लिजेंस किसका हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये एज ए कमिटमेंट, एज ए पनिशमेंट मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये मैं ब्रिज 210 दिन में बनाऊंगा कंप्लीट। तो मैं साथ में था, कुछ वजह से वो मुझे साथ में लेके गए थे। मैं एक्स एम्प्लॉय था MSRDC का, और तब जो मंत्री थे इसलिए हमारी पहचान थी। तो मैं साथ गया तो साथ में मुझे उन्होंने पूछा दंडौते मैं कुछ ज़्यादा बोल गया क्या। तो मैंने उनको उल्टा बोला कि सर इससे लंबा तड़ोजा ब्रिज जो है खारघर के नज़दीक का, वो हमने 180 दिन में बनाया था। तो उन्होंने झट से मीडिया में डिक्लेयर कर दिया कि मैं ये नया ब्रिज बनाऊंगा, ये गिरे हुए ब्रिज की जगह 180 दिन में। और हमें नॉमिनेशन में काम दिया गया, और मैं और मेरी टीम ने बहुत तगड़ी मेहनत करके 165वें दिन में ये ब्रिज ट्रैफिक के लिए ओपन किया। सर, कोविड संकट का अपनी इंडस्ट्री पे क्या असर रहा है, पहली चीज़। दूसरा, इसका प्रभाव दूर करने के लिए आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? देखो, कोविड का इम्पैक्ट तो पूरे दुनिया के ऊपर हुआ है, बिजनेसेस के ऊपर हुआ है डेफिनेटली। हमारा जो इम्पैक्ट है हाईवे सेक्टर पे, वो इतना 100% नहीं है जितना अदर सेक्टर्स पे है, फिर भी यहाँ इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड कोविड शुरू हो गया था मिड ऑफ फरवरी में, और इंडिया में उसकी एक झलक दिखने लगी थी 15 मार्च के आसपास, और ऑफिशियल लॉकडाउन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के स्पीच के बाद शुरू हो गया शायद 22 या 23 मार्च को, और वो 100% स्ट्रिक्ट रहा अप टू 20 अप्रैल। इस एक महीने में हमारा 100% बिजनेस स्टॉप था। सबसे बड़ा हिट हो गया है हमारे लास्ट ईयर फाइनेंशियल्स में मार्च 20 के रेवेन्यू के ऊपर। रीज़न मैं बताता हूँ। हमारा बिलिंग साइकिल 60 to 90 डेज़ का है, एवरीवन नोज दैट। जो मैंने दिसंबर में काम किए थे उसका बिलिंग जनवरी में हुआ था, और उसका पेमेंट मुझे मार्च में आना था। नॉर्मली गवर्नमेंट के बजटरी सिस्टम में लास्ट क्वार्टर के लिए ज़्यादा अलोकेशन रहता है। मेरा अगर पास्ट हिस्ट्री आप देखेंगे तो मेरा 40% ऑफ द रेवेन्यू इज़ फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, और ऑलमोस्ट 20% ऑफ द रेवेन्यू इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि मार्च में दूसरे जो डिपार्टमेंट्स पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं वो गवर्नमेंट के बजटरी सिस्टम में वो डाइवर्ट होता है जहाँ पैसे की ज़रूरत है, जहाँ खर्चा हो चुका है। मेरे केस में मेरे खर्चे हो चुके थे, ये पूरे हाईवे सेक्टर में ऐसे था। लेकिन लास्ट 2 वीक्स ऑफ द मार्च जिसमें ये पैसा मिलना रहता है, उसमें लॉकडाउन की वजह से ये हमारा रेवेन्यू पूरा रियलाइज़ नहीं हुआ। 20 करोड़ के आसपास का रिसीवेबल था मेरा जनवरी फरवरी मार्च का, उसमें से मुझे लगभग 12 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ही रियलाइज़ हुआ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, और बाकी का 8 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो रियलाइज़ हो गया, लेकिन वो करंट फाइनेंशियल ईयर में आ गया। इसीलिए मेरा जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो लगभग 7-8 करोड़ से कम हो गया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऑफ मार्च 19। और स्ट्रेट वे जहाँ एक्सपेंसेस मेरे हो चुके थे, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट लास्ट में आया तो एक्सपेंसेस मेरे हो चुके थे, तो मेरा ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया। ये स्ट्रेट इम्पैक्ट आई एम टॉकिंग इन फाइनेंशियल टर्म्स। लेकिन इसका पॉजिटिव एंगल भी मैं बताता हूँ। अगर आप देखेंगे ऐसे बड़े बड़े संकट दुनिया में आए हैं, जैसे अमेरिका में ग्रेट रिसेशन आया था 1929 में, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी आ गया, तो अमेरिकन इकोनॉमी वाज एंटायरली इन अ बैड शेप, लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड अभी सब लोग सफ़र कर रहे हैं। तो उस टाइम अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया था कि उन्होंने मिसिसिपी रिवर का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लिया, और उनको ऐसा लगा कि मिसिसिपी रिवर का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करके वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा गवर्नमेंट मनी रोटेट करेंगे सिस्टम में, और उसकी वजह से इकोनॉमी जिंदा रहेगी। वही उनका मेन एम था कि इकोनॉमी जिंदा रहे, सिस्टम जिंदा रहे। इसका उनके अनपेक्षित, उनके अपेक्षा के विपरीत
उनका 10 टाइम बेनिफिट हो गया। तो कैसे हो गया कि मिसिसिपी रिवर के ऊपर 10-12 डैम उन्होंने बनाए। ये रिवर बहुत बड़ी है और पूरे अमेरिका को लेंथ में क्रॉस करती है। तो 10-12 डैम बन गए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सिस्टम में पैसा आ गया, ये तो सच है। लेकिन जो ज़मीन सालों से कभी उन्होंने पानी नहीं देखा था, वहाँ जब पानी मिलने लगा गारंटेड, तो वहाँ के जो फार्मर्स है, इंडस्ट्रीज़ है और अदर सेकेंडरी जो आइटम रहते हैं वहाँ के, वहाँ इतना अच्छा इंडस्ट्री का और इसका एग्रीकल्चर का माहौल पैदा हो गया कि अमेरिकन इकोनॉमी एक 5 to 6 टाइम्स बूस्ट कर गई। इसके लिए उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर जब आया तब उन्होंने 1941-42 में जंप मार के एंट्री करके यूरोपियन कोलैप्सिंग इकोनॉमीज को पूरा सपोर्ट किया बाय सप्लाइंग द आर्म्स एंड एम्युनिशंस एंड मैन पावर, और उसमें उसके बाद वो सुपर पावर बनी। तो हमारे यहाँ ये कोविड का जो इम्पैक्ट है, मुझे पूरा भरोसा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने स्कीम्स दिए हैं आत्मनिर्भर भारत के यहाँ, और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो बहुत सारी रियासतें दे चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को मेनली, और एसएमई और एमएसएमई को, तो उसका स्ट्रेट इम्पैक्ट होना ही होना है। और हाईवे कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा बढ़ावा देने का गवर्नमेंट का पॉलिसी है अगले 5 साल में। ऑनरेबल मिनिस्टर जो है हाईवेज के नितिन जी गडकरी, उन्होंने बार बार बताया है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग द कोविड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, वो अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ के काम अलॉट करेंगे। अब जब वो अलॉट करेंगे बोलते हैं, तो इसमें से 5% का हिस्सा वो कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट का होता है। तो यू कैन इमेजिन कि मैं बिग 5 में हूँ, और वो डेफिनेटली हमारे कंपनी को पॉजिटिव इम्पैक्ट कोविड का अगले 5 साल में होने वाला है। सर, पिछले कई सालों से आपकी कंपनी का हाई मार्जिन रहा है, क्या आगे भी सेम उम्मीद है? देखो, जैसे मैंने बोला कि मार्च 20 वाज एक्सीडेंट फॉर अस, सडन ड्रॉप हो गया है पैट में, और फिर भी इतना टर्नओवर में ड्रॉप नहीं हुआ है। टर्नओवर लगभग 45 करोड़ 48 करोड़ के आसपास गया है, लेकिन ये स्पिल ओवर हुआ है। मेरा जो प्रॉफिट जो लास्ट ईयर बुक होना था, जो करंट ईयर में रेवेन्यू आ गया, तो वो ये स्पिल हो गया है। तो डेफिनेटली जो मेरा शॉर्टकमिंग था मार्च 20 के फाइनेंशियल रिजल्ट का, वो मार्च 21 में आई एम 100% श्योर आई विल कैच द सेम स्पीड विथ विच द कंपनी इज ग्रोइंग। अगर आप 5 साल का मेरा ग्रोथ देखेंगे तो 1 साल छोड़ के लास्ट ईयर का, आई एम कॉन्फिडेंट कि अगले 5 साल में भी ये ग्रोथ मेंटेन रहेगी। सर, कंपनी के पास इस समय ऑर्डर बुक कितनी है और उसका एग्जीक्यूशन पीरियड क्या है? एज ऑन डेट कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 350 करोड़ का है, और इसका एग्जीक्यूशन पीरियड अगले 2 to 2.5 ईयर्स हम कंफर्टेबली पकड़ेंगे, 3 साल है। और इससे रिटेंशन अगर हटा देंगे तो 100 से 110 करोड़ एवरी ईयर रेवेन्यू आना अपेक्षित है। इसके सिवा हमने लगभग 1000 करोड़ के बिड्स हम सबमिट कर चुके हैं अप टू डेट। उसमें से मैं अगेन कोविड का पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना चाहूँगा। 300 करोड़ के बिड्स हमने कोविड पीरियड में यानी अप्रैल में और जून में सबमिट किए हैं। तो ये 1000 करोड़ का जो मेरा टेंडर सबमिशन है, उसमें का भी सक्सेस रेट आगे जाके बढ़ने वाला है, क्योंकि मेरा टेक्निकल स्कोर बढ़ने वाला है। सर, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंफ्रा इंडस्ट्री, कंसल्टेंसी, इन इंडस्ट्रीज में क्या अगले 5 साल में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा वर्ड है। गवर्नमेंट ने जो मोदी 2 गवर्नमेंट का जो इनिशियल विजन डॉक्यूमेंट है, अगर आप देखेंगे उसमें उन्होंने 5 साल का एक डॉक्यूमेंट, विजनरी डॉक्यूमेंट बनाया है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अदर सेक्टर्स से, पोर्ट है, एयरपोर्ट्स है, उसके बाद यू कैन से रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इरिगेशन है, और उसमें हाईवे भी आता है। तो ये सब सेक्टर्स में गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पंप द मनी लाइक एनीथिंग। आपको मालूम है कि हम जैसे हाईवे सेक्टर में हम पहले 20 साल पीछे थे दुनिया से, अभी भी हम 10 साल पीछे हैं। जहाँ की चाइना में 2 लाख किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, हमारे यहाँ अभी 2000 किलोमीटर के भी नहीं बने हैं। तो
ये उन्होंने जो स्कीम्स लगा रखे हैं, तो अभी मेरा जो कोर एरिया या एक्सपर्टाइज है हाईवे, तो मैं हाईवे के बारे में बात करूँगा। भारतमाला परियोजना है, सागरमाला परियोजना है, इसमें उन्होंने एक्सप्रेसवेज नए लगभग 2000 किलोमीटर बनाने का प्रावधान किया है। उसके बाद जितने भी 4 लेन रोड्स थे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के, वो 6 लेन बनाने का प्रावधान है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं। अभी बॉर्डर पे आप देख रहे होंगे कि जो गलवान वैली में हुआ है, तो मेनली हमने जो तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाया हाईवे कनेक्टिविटी प्रोग्राम में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या इवन मिनिस्ट्री ने, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है जो 70 साल में नहीं हुआ था, पर्टिकुलरली हाईवे सेक्टर में। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे खुद के कंपनी के कम से कम 9 काम नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स है वहाँ चल रहे हैं। तो एक मुंबई की छोटी कंसल्टेंसी फर्म वहाँ जाके आज काम करना चाहती है और कर रही है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल चुके हैं। इसमें कोविड का कोई लेना देना नहीं है, कोविड का इम्पैक्ट तो शॉर्ट ही रहने वाला है। और मैंने जैसे बताया कि कोविड के इम्पैक्ट के बावजूद भी ये इंफ्रा चलते रहेगा। अभी एक मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जेफ केनेडी, उनका एक कोट खाली रिपीट करता हूँ। उनके केबिन में उन्होंने लिखा था कि अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज द अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये एग्जाम्पल मैं यहाँ का मेरा खुद का देता हूँ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे मैं खुद काम कर चुका हूँ एज ए क्लाइंट। तो जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे नहीं था, तब ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, रायगढ़ है, ठाणे है और पुणे है, वहाँ की जो आसपास की ग्रोथ थी 20 साल पहले और आज की ग्रोथ आप देखेंगे, ज़मीन की कीमत है या इंडस्ट्रीज़ है या अपॉर्चुनिटीज़ है, टूरिज़्म है, ये सब इतनी मल्टीपल्स में बढ़ गई। तो सिमिलरली जब ये हाईवे कनेक्टिविटी प्रोग्राम जब तगड़ा कंप्लीट होके सामने आएगा अगले 3-4 साल में, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी के बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। साथ में जो ग्रोथ है, इंफ्रा की ग्रोथ है, वो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हमारी हाईएस्ट है इंफ्रा सेक्टर में, वो भी हाईवे सेक्टर में है पर्टिकुलरली। इसके सिवा पोर्ट में भी अच्छा काम चल रहा है, इसके सिवा एयरपोर्ट्स में भी अच्छा काम चल रहा है। दे आर टारगेटिंग द मिड साइज एंड स्मॉल साइज टाउन्स फॉर द स्मॉल साइज एयरपोर्ट्स लाइक दे आर इन अमेरिका एंड यूरोप। तो ये सब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा उतना ये बाहर की कंपनियां यहाँ आके अपना बिजनेस करेंगी। अभी जो कोविड की वजह से थोड़ा सा चाइना के ऊपर निगेटिविटी आ गई है ओवरऑल वर्ल्ड की, पर्टिकुलरली यूरोप एंड अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज की संभावना है इंडिया में आके बसाने की। तो इसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए। अभी जब इतना ग्रोथ का अच्छा पिक्चर बन रहा है, तो कंपनी कहाँ तक जाएगी? तो कंपनी के लिए हमने 5 साल का तो रोड मैप बना ही लिया है कि जितने भी हमारे कंसल्टेंसी के लिए बिड आएंगे, इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड आल्सो द बॉर्डर पार्ट ऑफ द इंडिया, वहाँ हम जाके बिड कर रहे हैं और करेंगे। सक्सेस रेट बढ़ेगा तो अगले 5 साल के लिए कोर सेक्टर जो है हमारा इंफ्रा हाईवे कंसल्टेंसी का, वो चलता रहेगा। इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत जो पोर्ट में भी एंट्री किया है, तो एक हम इटालियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने का प्लान बना रहे हैं, जो अगर प्लान सक्सेस में आ गया तो हमें एक पोर्ट में बहुत बड़ा ओपनिंग मिल जाएगा जहां हमारा एलिजिबिलिटी इतना तगड़ा नहीं होता है। इसके सिवा हमने जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंसल्टेंसी के एरिया जो अनटच्ड थे, उसमें हमने 2-3 एरियाज को टच करना शुरू कर दिया है। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जहां हमारा एक एसोसिएट समर्थ सॉफ्टेक कंपनी है, वो लोग कंटिन्यूसली बिड करते हैं, लेकिन वहां उनको सॉलिड वेस्ट में जो मटेरियल निकलता है उसका इस्तेमाल कैसे करना, इतना नॉलेज उनके पास नहीं है। तो मेरा जो एक्सपर्टाइज है हाईवे कंस्ट्रक्शन में और रीयूज़ ऑफ द यू कैन से प्लास्टिक वेस्ट और रीयूज़ ऑफ द सॉलिड वेस्ट, तो वो करने के लिए हमने एक जॉइंट बिडिंग किया है। और अगर वो मिलता है तो हम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, तो फाइनेंशियल पार्टनर कम टेक्निकल कंसल्टेंट बोल के हम वहाँ बिडिंग कर रहे हैं। दूसरा, हम सोलार में भी एंट्री करने का कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 5 या 6 टेंडर्स मिला के महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिड किए थे, लेकिन उसके बीच में कुछ एलिजिबिलिटी चेंज हो गया, तो अभी वो बिड कैंसिल होके अभी रीबिड कर रहे हैं। तो हम वहाँ भी बिडिंग कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट। और हम कोई प्राइवेट सेक्टर में, सोलार सेक्टर में फाइनेंशियल पार्टनर बन के जाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके सिवा हमारा जो कोर एरिया था 5 साल पहले, जिसको अच्छा बिजनेस हमें मिल रहा था, जो है ट्रैफिक सर्वे का, तो ट्रैफिक सर्वे का अभी इंडस्ट्री बढ़ गया है ऑल ऑफ सडन, बिकॉज 2 लाख किलोमीटर की सड़क बन चुकी है, उसके ऊपर अभी टोल लगना है TOT मॉडल के अंडर, और उसके लिए जो गवर्नमेंट्स को डाटा चाहिए, तो उन्होंने जो नेशनल हाईवे की NHAI की जो सब्सिडरी कंपनी है IHMCL, उन्होंने बहुत बड़ा टेंडर ऑल ओवर इंडिया का निकाला है ट्रैफिक सर्वे का अगले 3 साल के लिए का। उसके लिए हम ऑलरेडी बिड कर चुके हैं, और हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है और आज का टर्नओवर है, वो अगर जोड़ दिया जाए तो हम टेक्निकली अगेन वहाँ स्कोर बहुत हाई कर रहे हैं, और हमें उम्मीद वहाँ से भी बहुत अच्छी है। हमें उम्मीद है कि ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और इंफ्रा कंसल्टेंसी इंडस्ट्री की इस उपयोगी जानकारी से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। हमें उम्मीद है कि सभी दर्शकों को हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा, और अगले एपिसोड में हम एक नई उभरती हुई कंपनी के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।